हे गाइस, मैं हूं शुभम और आज के हम अपने छोटे सेशन में देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जिससे कि हमने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको और भी क्लियर हो जाएं। तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जिससे कि हमारी बेसिक लर्निंग बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉय मूव 4 मीटर ईस्ट देन 3 मीटर नॉर्थ, फाइंड इट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई लड़का है जो 4 मीटर ईस्ट में चला और 3 मीटर वो नॉर्थ में चला। तो डिस्टेंस हमने देख लिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल कितना चला वो, 4 और 3 7, तो उसका डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था कि इनिशियल पोजीशन जहाँ पर उसकी है और फाइनल पोजीशन जहाँ पर उसकी है उसको मिला दो, तो वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, वो ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो इधर हम पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको ये निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये निकाल लेंगे तो इधर से ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √25 यानी कि 5 मीटर। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर। ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया जी 5 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर बोला था कि एक लड़का है जो 4 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद वो 3 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, जो हमने निकाल लिया 4 और 3 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन जहाँ पर उसकी और फाइनल देख लो, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, वो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया, हमने देखा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यहाँ से उसका हाइपोटेन्यूस भी निकल गया, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बॉय इनिशियल पोजीशन दे रखी है 2 4 6 एंड फाइनल पोजीशन दे रखी है 8 10 12, तो उसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। आपको पता होता है कि ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये अपनी जेड एक्सिस है। आपको पता है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स वाली डायरेक्शन को हम वेक्टर में लिखते हैं आई कैप, वाई वाली डायरेक्शन को हम वेक्टर में लिखते हैं जे कैप, एंड जेड वाली डायरेक्शन को हम वेक्टर में लिखते हैं के कैप। तो जो हमको ये पोजीशंस दे रखी हैं 2 4 और 6, ये एक्स की पोजीशन है, ये वाई की पोजीशन है, ये जेड की पोजीशन है, यानी कि हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। और जो हमको ये फाइनल पोजीशन दे रखी है 8 10 और 12, इसको भी बेसिकली ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है। इसको हम लिख सकते हैं 8i कैप प्लस 10j कैप प्लस 12k कैप।
तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बेसिकली हमको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। हमको पता है कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है और जो उसकी फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी फाइनल पोजीशन जहाँ पर है और उसकी माइनस इनिशियल पोजीशन जहाँ पर है। तो हमको उसकी फाइनल पोजीशन पता चल गई है कोऑर्डिनेट सिस्टम में 8 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 12 k कैप, माइनस करेंगे इसमें से 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। तो i वाले में से हम i को घटाएंगे, j वाले में से हम j को घटाएंगे, k वाले में से हम k को घटाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 8 में से 2 गए 6 i कैप प्लस 10 में से 4 गए 6 j कैप प्लस 12 में 6 गए 6 k कैप। तो ये आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्या आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन आ गई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 6 6 6, यानी कि x में भी 6, y में भी 6 और z में भी 6। तो उसकी पोजीशन आ गई 6 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 6 k कैप। ऐसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है जिसकी हमको रेडियस दे रखी है 10 मीटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीट 5 राउंड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है 10 मीटर और वो 5 चक्कर लगा लेता है इसके। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपने को पता ही है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि वो यहाँ से चला और वह एक चक्कर यहाँ वापस हो गया उसका, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर। तो इस पाथ की लेंथ हमको पता होनी चाहिए। इस पाथ की लेंथ को हम बोल देते हैं इसकी सरकमफ्रेंस, और इसकी सरकमफ्रेंस होती है तो इसकी पाथ लेंथ आ जाएगी 2 पाई इंटू आर, यानी कि आर की वैल्यू हमको पता है 10 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे आर की वैल्यू को 10, 2 पाई इंटू 10। तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा 20 पाई। ये आ गया अपना डिस्टेंस। हमने सिंपल देखा कि ये जो पाथ लेंथ है ये कितनी है, ये होती है उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, यानी कि 2 पाई आर। तो उसका एक राउंड का डिस्टेंस आ गया 20 पाई, लेकिन उसने टोटल कितने राउंड किए हैं, उसने टोटल 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 पाई। ये आ गया इसका डिस्टेंस। और इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ यहाँ से चला था वो, वापस जब उसने एक राउंड कंप्लीट किया वापस यहीं पर आ गया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में भी, पूरे 5 राउंड के बाद वो इस पॉइंट पर था और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इनिशियल भी सेम और फाइनल भी सेम। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वो इनिशियली भी यहाँ पर था, यहीं से स्टार्ट किया था उसने, और 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद भी वो यहीं पर है। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और उसका टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कितना आया 100 पाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको पढ़ने के बाद बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं। जैसे कि पहली स्टेटमेंट कहती है कि डिस्टेंस इज 0, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0, यानी कि जब डिस्टेंस 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। डिस्टेंस 0 का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, रेस्ट में ही है, उसने एक कदम भी मूव नहीं किया
मतलब कि उसका डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो है। अगर उसका डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी ट्रू। अगली स्टेटमेंट कहती है कि डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो तो डिस्टेंस ऑलवेज ज़ीरो, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होगा। ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। क्यों? जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किया था सरकमफ्रेंस वाला, इस क्वेश्चन में क्या था कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो था लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं था, कुछ ना कुछ उसका डिस्टेंस आया था। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो डिस्टेंस ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज नहीं आना चाहिए यहाँ पर, डिस्टेंस में भी ज़ीरो हो सकता है, मतलब डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है, ऑलवेज नहीं होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होएगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होएगा। ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल भी आना चाहिए था, हमेशा ही उससे बड़ा नहीं होगा, उसके इक्वल भी होगा। अगली स्टेटमेंट कहती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी हो जाएगी फॉल्स, हमेशा ही इक्वल नहीं होगा। डिस्टेंस जो है वो कभी बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी फॉल्स। अगली स्टेटमेंट कहती है कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगी ट्रू। ये तो हमने कल देखा ही था कि जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का रिलेशन हमने देखा था कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। ये इनके बीच का हमने रिलेशन देख ही लिया था पिछले लेक्चर में। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये कुछ बेसिक्स लर्निंग वाले क्वेश्चन हैं जिससे हम सीखते हैं। इन क्वेश्चंस के ज़रिए बेसिकली कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है कि कैसे हम अलग अलग तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं और कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी डिस्टेंस ज़ीरो होता है, कभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको एक बार कर लेनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।